हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने देखा है। इसी सीक्वेंस में जो टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, उसमें हम लोग द आइडियल गैस लॉज पढ़ेंगे या लॉ ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, जो टोटली करीब 7 ही हैं। इस 7th का हम लोग एक बार नाम रिपीट करते हैं जस्ट फॉर द रिफ्रेशमेंट। फर्स्ट वन इज़ द बॉयल्स लॉ, सेकेंड वन इज़ द चार्ल्स लॉ, थर्ड वन इज़ द लॉ ऑफ प्रेशर्स, इसको हम लोग चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर्स भी बोलते हैं। फोर्थ अवोगाड्रोस लॉ, फिफ्थ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स में जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा, टू गैसेस मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन्स निकालते हैं। सिक्स वन इज़ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, यानी दो या दो से अधिक गैस अगर किसी कंटेनर्स में हैं तो ये सब मिल के टोटल कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसे हम लोग डाल्टन्स लॉ में पढ़ते हैं। सेवेंथ वन इज़ द इक्विपार्टीशंस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये जो 7 लॉ है हमारे काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस में, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करते हैं या फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमें 3 लॉ पढ़ते हैं वो टर्सोलीज थ्योरम है। सेकेंड वन इज़ द लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, थर्ड वन इज़ द बर्नौलीज थ्योरम। यानी अगर हम 2 चैप्टर को समरी करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को प्लस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो हमें टोटल 10 लॉज मिल जाते हैं। आउट ऑफ 40 हमें 10 लॉज यहीं पे पढ़ते हैं, यानी करीब करीब 25% जो लॉ है हमारे 2 चैप्टर्स में ही मिल जाते हैं। इसलिए फिजिक्स को थोड़ा सा आप लोग भी एनालिसिस करिए, मुझे क्या पढ़ना है, क्या जानना है। बुक्स मोटा देख के हमें ये देखना है कि ये मेरे जो 2 वॉल्यूम के बुक्स हैं उसमें कंटेंट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो हमारे लिए अप्रॉक्स 40 जो लॉ हैं, थ्योरम है और जो रिलेटेड फार्मूलाज हैं वो हमें स्टडी करना है। फिजिक्स न्यूमेरिकल वो सिंपल है, बहुत सिंपल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, बशर्ते अगर हमारे 40 लॉ और जो फार्मूलेज हैं उसको प्रूव करने की प्रैक्टिस मुझे बहुत अच्छी है। यानी एक एक फार्मूला को आप 15 to 20 टाइम्स प्रूव करें और कोशिश करिए जो हमारे 40 लॉ हैं, 40 लॉ हैं, जब पूरे बुक्स को आप ख़त्म कर लेंगे उस 40 लॉज को ट्वाइस इन ए मंथ ज़रूर प्रूव करिए। इससे आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत 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 ही आसान होते हैं, बशर्ते हमें लॉ और फार्मूला को प्रूव करने की प्रैक्टिस हो। जब हम प्रूव करते हैं तो एक एक लाइन कहीं कुछ ना कुछ बोलता है। जैसे अभी हम लोगों ने कल एक वीडियो में डाला गया था, उसमें स्टडी किया गया था कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज व्हाट एग्जैक्टली इट, और इसको हम लोगों ने प्रूव किया था। यानी जैसे ही हमारे सामने P = 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इंटू V², जहाँ आता है हमारे दिमाग में 2 चीज़ आता है। इसको प्रूव करने में हमें 2 लॉ अप्लाई करना पड़ा था। फर्स्ट जो लॉ था हमारा वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। सेकेंड जो लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया है, ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रोटेशनल मोमेंटम लगाया है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब ये V क्या है? V हम लोगों ने बहुत ब्रीफ पढ़ा हुआ है, डिटेल से पढ़ा था। V इज़ नथिंग बट इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दिस इज टू बी क्लियर। यहाँ पे सिंपल वी हैव रिटन V², लेकिन उस V² को वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ एवरेज वेलोसिटी। RMS के बारे में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। रूट मीन मीन्स दिस इज अ रूट, दिस वन इज द रूट, this one is the root, this one is average is known as a mean square, root mean square velocity V RMS। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें दोनों साइड में तो V² RMS इज इक्वल टू V² एवरेज।
Now it is to be clear? Okay. Before going through to understand Boyle's law, उनका स्टेटमेंट हम जानने की कोशिश करें वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला फिजिक्स में एक एक वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर, वेन एवर देयर इज ए रिटन एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन मास और एट ए गिवन वॉल्यूम, इसका मतलब दिस गिवन टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट, गिवन मास इज कांस्टेंट, इफ रिटन ए गिवन वॉल्यूम इट मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, so what exactly the Boyle's law stated? At a given temperature, the pressure of a given mass of a gas is inversely proportional to its volume. Okay, P is inversely proportional to the volume. As we know, इसके द्वारा हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। If this formula we multiply 2 divided by 2, then what will happen? It is a half mv square, and we know the half mv square is nothing but it is a kinetic energy। और वो कौन सी kinetic energy है? यहाँ पे v क्या है? वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। तो अगर इस वेलोसिटी जो है वो एवरेज है तो ये जो हाफ mv स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। नाउ इट इज ए क्लियर। जो हम ये काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दिस काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। नाउ इट इज ए क्लियर व्हाई द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। इसको हम लोगों ने प्रूव किया था। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज ए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके, नॉट एट ऑल रोटेशनल। As we know, the intermolecular force in ideal gases is zero, यानी अट्रैक्शन फोर्स जो आइडियल गैस में होता है इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। इसका मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। अगर आपसे सवाल आता है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू व्हाट, आप सिंपल लिखेंगे टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, it cannot be potential energy, it cannot be a rotational energy. Now the concept is clear. So we know the kinetic energy is half mv square, where v is the average, तो v square is directly proportional to the temperature। इसको हम लोगों ने यहाँ पे ये किया है, v square rms equal to v square average, then v square rms directly proportional to the temperature। now जो की पॉइंट है यहाँ पे याद हमें समझना है कि द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर? ओके, सो मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 हाफ mv स्क्वायर, दिस इज Pb equal to 2/3 kinetic energy, okay, by this way। Since temperature is constant, hence kinetic energy is also constant। As earlier हम लोगों ने जो concept conceive किया वो था कि temperature of the gas only and only depend on to the kinetic energy। If the temperature is constant, then the kinetic energy is also constant। It means Pv equal to constant। We can say P is inversely proportional to the volume, what exactly the Boyle's law stated। I think this concept has been clear। अब इसको समझने में हमें थोड़ी सी जब भी हम हाई स्कूल में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या लॉ ऑफ प्रेशर्स की बात करते थे तो हमेशा कन्फ्यूज़न होता था, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा। तो आप थोड़ा सा एक आम बोलचाल की जो भाषा होती है, वट एवर द जनरल लैंग्वेज इज टू बी देयर, इसको आप यूटिलाइज़ करिए। सपोज हम कहते हैं आप उनसे बात कर लो, आप उनसे बात कर लीजिए। अब बात को आप सिर्फ बॉयल्स लॉ से कोरिलेट कर दीजिए। एक बात शब्द को अपने दिमाग में रख लीजिए। जब भी काइनेटिक थ्योरी आप गैसेस पढ़ें, आप बात आप दिमाग में रखें। बात, बा मीन्स बॉयल्स, ता मीन्स टेम्परेचर, ओके। तो बॉयल्स लॉ जब भी हम पढ़ेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर्स होगा।
सिंपल आइए, जब हम चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ में हम सिंपल लैंग्वेज क्या यूज़ कर सकते हैं? सिंपल स्लीपर यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चप्पल बोलते हैं। चा मीन्स चा, चार्ल्स, पी मीन्स प्रेशर। ओके, चार्ल्स लॉ में हम क्या कांस्टेंट रखेंगे? प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। इसको हम जो वर्ड्स दिमाग में रखें, ये मेरा चप्पल लेके आओ, मेरा चप्पल क्यों पहन के गए, तो पास शब्द यहाँ पे आया, उसका मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। बॉयल्स में बात, चार्ल्स में चप्पल, जहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। और लॉ ऑफ प्रेशर में हम जैसे प्रणाम बोलते हैं, नमन बोलते हैं, इसी को हम पावा भी बोलते हैं। पावा मीन्स, अब आइए लॉ ऑफ प्रेशर्स में क्या आ गया? वॉल्यूम, वाह यहाँ पे आया तो वॉल्यूम। ओके, इस तरह से हम बात, चप्पल, पावा, ये तीनों लॉ से हम अपने इस कन्फ्यूजन्स को दूर कर देते हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज होता है। हाई स्कूल में, इंटर में ये कन्फ्यूज़ करता है किसे कांस्टेंट करना, किसे नहीं करना। तो हम बात, स्लीपर ले लेते हैं, चप्पल ले लेते हैं, पावा लेते हैं। ये तीन पोर्शंस हमारे क्लियर हो गए। यहाँ पे हमने बॉयल्स लॉ क्या स्टेट करता है वो उसको हम लोगों ने समझ लिया। कल का वीडियो जो होगा वो चार्ल्स लॉ पे होगा और लॉ ऑफ प्रेशर्स पे हम लोग वीडियो बना के फिर इसको स्टडी करेंगे। एक चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली जो बच्चे बायोलॉजी से हैं, उनको थोड़ा दिमाग में ये रहता है कि फिजिक्स में तो मैथ बहुत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सोचिए कि मुझे मैथ बहुत ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है, करीब ना के बराबर पढ़ना है। फिजिक्स में मैथ नहीं है, फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट जो हमें लेना है वो लेना है जो 40 लॉ हैं, उस 40 लॉ में जो फार्मूले रिलेटेड हैं उसको स्टेप वाइज स्टेप समझना। बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा कि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे टच करना है। सिर्फ ज्योमेट्री है थोड़ी सी, जहाँ पे हम सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, सर्किल, स्फीयर के बारे में बस स्टडी करते हैं। और उसमें भी हम क्या करते हैं, इसके एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। राइट, आइए, जब हम सुपरपोजिशंस पढ़ते हैं, सुपरपोजिशंस ऑफ द वेव जब हम पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ी सी साइन ए प्लस साइन बी या साइन ए प्लस साइन बी, ये जो फार्मूले होते हैं मुझे मकअप करने पड़ते हैं। उतने ही मैथ है, उससे अधिक मैथ नहीं है फिजिक्स में। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बताऊंगा, आप यू मस्ट रिमेन ऑलवेज कॉन्फिडेंट दैट आई हैव टू गो थ्रू द सब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द टॉपिक इन द फिजिक्स, और इससे आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अभी जो हम लोग अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो सीक्वेंस में हम लोग चैप्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, वो हम लोगों का धीरे धीरे करके जब ये पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लॉ से फार्मूलेज के जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको लगेगा वो तो न्यूमेरिकल कुछ था ही नहीं। उस न्यूमेरिकल्स में जो लैंग्वेज होते हैं ना, यही लैंग्वेज होते हैं जो यहाँ पे लिखे रहते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन मास, एट ए गिवन वॉल्यूम। सो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरे कॉन्फिडेंट से होंगे, और स्पेशली जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके दिमाग से ये हटा देना कि फिजिक्स मुझे पढ़ना है, मुझे मैथ बहुत अधिक पढ़ना है। नहीं, मैथ कुछ भी नहीं पढ़ना है। ज्योमेट्री में सिंपल ज्योमेट्री है, ओके, ट्रिग्नोमेट्री सिंपल है, तो बहुत अधिक आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। बस आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें, और जो ये वीडियोस आ रहे हैं इसको आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। आप अपनी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।